मैं कुछ आज नेता बनता हूँ, मेरे से कोई गलती होती है तो आपको सवाल पूछने की आजादी है, लेकिन फिर मैं आप सवाल पूछते हो और मैं आपको जेल में डलवाता हूँ तो वो लोकतंत्र नहीं है, वो राजतंत्र कहलाता है। संविधान खतरे में बता रहे हैं तो सच में बीजेपी के कई सांसदों ने बोला है कि संविधान को बदलेंगे। क्या कमियां हैं संविधान के अंदर? और हम देश को महान देश कह रहे हैं, तो महान देश तभी बन पाएगा इस देश का प्रत्येक वर्ग का आदमी मजबूत बनेगा तो महान बन पाएगा। उद्योगपतियों के हाथ में जो देश दे दिए और हमको धर्म का झंडा पकड़ा के इधर से लड़ाने का काम करेंगे। A very warm welcome to all of you. Today our guest is Bharatiya Adivasi Party leader and two-time MLA from Dungarpur, Rajkumar Raut. Rajkumar Raut is contesting Lok Sabha election for the first time from Banswada Lok Sabha constituency. राजकुमार राउत, वेरी वार्म वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। मेरा पहला क्वेश्चन है कांग्रेस और बाप का जो अलायंस हुआ है, गठबंधन हुआ है, उसके बारे में। कांग्रेस ने आपको सपोर्ट एक्सटेंड किया है, लेकिन कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं अरविंद डामोर, उनका कोई पता नहीं है कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने नामांकन भी वापस नहीं लिया है और गठबंधन हुआ है वो नॉमिनेशन फाइल करने के बाद हुआ है। आप बताएं उस पर क्लैरिफिकेशन अगर कुछ देना चाहें कि क्या है स्थिति, क्या है अभी। देखो, आपका जो सवाल है कि कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन, इंडिया अलायंस का, यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है वो यहाँ की परिस्थिति अलग टाइप की परिस्थितियाँ हैं। जिस तरह से कांग्रेस के अंदर रह के कुछ लंबे समय से एक दिग्गज नेता एक अचानक चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में चले जाता है, उनके साथ में कई कांग्रेस के ऐसे पदाधिकारी जो बीजेपी में चले गए। ये जो नेता की बात करें, उनका नाम महेंद्रजीत मालविया, जो भाजपा से आपके सामने खड़े हैं। हाँ, भाजपा से मेरे सामने खड़े हैं। वो कांग्रेस से, कांग्रेस में 30-40 साल उन्होंने, उनके पूरा परिवार, खानदान, मतलब प्रधान, जिला प्रमुख, एमएलए, एमपी, मंत्री, सारी चीज़ें रहा। तो हमारे हिसाब से पूरी तैयारी थी बीजेपी की तरफ से। हम लोग लोकसभा में तरीके से फाइट करने वाले थे और कर रहे हैं आज। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को धोखा देके वो गए, तो कांग्रेस के हाईकमान को भी लगा कि हम लोग उतारेंगे तो यहाँ पर परिस्थितियाँ अलग टाइप की हो जाएगी, वोट डिवाइडेशन हो जाएगा। तो कांग्रेस के आला कमान ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करें और इंडिया अलायंस में इस सीट को डालें। तो उसके लिए हम कांग्रेस हाईकमान को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। वर्तमान जो परिस्थितियाँ बनी हुई है, परिस्थितियाँ ये बनी हुई है कि कांग्रेस के कुछ लोग असमंजस में, क्योंकि अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगी। और वास्तविक जो सच्चा कांग्रेसी है वो खुन्नस खाया हुआ है कि जिस आदमी को भगवान के रूप में मानते थे, कांग्रेस के अंदर एक आदर्श मानते थे, वो धोखा देके चला गया। और धोखा देके जाने के बाद कांग्रेस के खिलाफ, आदिवासी समाज के खिलाफ, यहाँ के संवैधानिक प्रावधानों के मतलब अगेंस्ट इस तरह से बयानबाजी किया है कि कांग्रेस का जो वोटर है वो काफ़ी आक्रोशित है और सबने ठान लिया है कि बीजेपी को समर्थन करना है। इसलिए ये जो इंडिया अलायंस है वो, इसका परिणाम शानदार आएगा और हम लोग जीतेंगे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं, हालांकि गठबंधन हो चुका है बाप में और कांग्रेस में इस सीट पे, लेकिन कुछ कांग्रेस सपोर्टर्स हैं वो अभी भी महेंद्रजीत मालविया जी के साथ खड़े हैं। इससे आपको हो सकता है नुकसान हो। देखो, कुछ लोग कांग्रेस के नाम से सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, वही लोग आज महेंद्रजीत मालविया के साथ में हैं। वास्तविक जो कांग्रेसी है, ओरिजिनल जो कांग्रेसी है, जो कांग्रेस की विचारधारा से प्रेरित है, वो व्यक्ति आज हमारे साथ है। वो कैंडिडेट के बारे में आप जो बता रहे थे, अरविंद जो कैंडिडेट है, देखो, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ रहा था वो आदमी, कांग्रेस के मैंडेट दिया था, कांग्रेस के आलाकमान ने निर्णय लिया यहाँ कि इंडिया अलायंस में डालने का, तो उस आदमी को मानना चाहिए था। जैसे इंडिया अलायंस में डालने की बात हुई, वो आदमी गायब हो गया 2 दिन, और जानकारी ये मिली महेंद्रजीत मालविया के घर पे जाके बैठा वो आदमी। तो कांग्रेस का सारा वोटर, कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस का हाईकमान उस व्यक्ति के खिलाफ है, और वो अकेला कहीं ना कहीं बीजेपी के डायरेक्शन से काम कर रहा है और पब्लिक को कंफ्यूज करने का काम कर रहा है। लेकिन पब्लिक समझ चुकी है, इस बार परिणाम आएगा अच्छा। एक क्वेश्चन है इस गठबंधन पे कि बाप मेरे ख्याल से 6 सीटों पे लड़ रही है यहाँ पे राजस्थान में। आपका गठबंधन सिर्फ इसी सीट पे है, बाकी सीटों पे तो आप कांग्रेस और बाकी जो सीटें हैं, बाकी सीटों पे स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं। वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं, यहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं। यहाँ पर ये जो सीट है, बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट है, इसको इंडिया अलायंस में डाला गया है। मतलब ये यूनिक गठबंधन है, गठबंधन हुआ एक सीट पे हुआ है, पूरे राजस्थान में नहीं हुआ आपका गठबंधन। देखो यार, मैंने आपको यही कहा कि देखो, हमको इस चीज़ को समझना है, आपके सवाल को जवाब देना, हमको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री में ये जाए, हमारा जो संविधान है, संविधान में पार्टियों को महत्व नहीं दिया है। लोकतांत्रिक जनता की भावना क्या है, हमारे जनता द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि लोकसभा, विधानसभा में जाए और वो यहाँ की भावना के अनुरूप काम करे।
लेकिन यहाँ की भावना, यहाँ के 70 साल हो गए, 70-75 साल हो गए, यहाँ के नेताओं ने यहाँ के लोगों की भावनाओं के साथ कुठाराघात किया हमेशा। तो लोगों में आक्रोश है। और मैं जो फील्ड में जाता हूँ तो कांग्रेस, बीजेपी या बीएपी का चुनाव नहीं है ये। लोग कहते हैं कि कांग्रेस या बीजेपी या बीएपी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव लोकतंत्र की वास्तविक पहचान बताने का चुनाव है। इसलिए यहाँ पर कई कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ है, बीजेपी के कई पदाधिकारी भी, कार्यकर्ता हमारे साथ है, क्योंकि बीजेपी के लोगों को भी लग रहा है कि एक तरफ आके तुरंत खुद ने टिकट ले ली, उसके मिलने वालों को उपचुनाव में टिकट दिला दी, एक तरह का कब्जा टाइप का कर लिया। बीजेपी के कई पदाधिकारी पीड़ित थे, 20-25 सालों से उनसे मारपीट हुई, उनके साथ उनसे पीड़ित हैं, और वो उन पे जाके आज बैठ गए आदमी। तो बीजेपी के लोग भी आज नाराज है, वो हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। मैं कल आपके भाषणों को सुन रहा था, मैं 2-3 भाषण अटेंड किए आपके। उसमें आप संविधान की बात करते हैं, आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे भी काफ़ी उनको क्रिटिसाइज़ किया कि वो धर्म की राजनीति करते हैं। आपने ये बात की कि भाजपा के जो नेता हैं वो कहते हैं कि संविधान को बदलने की बात बोलते हैं। बिल्कुल। आप ये जो राम टेम्पल का मुद्दा भी आपने कहा कि जो लोगों के मेन मुद्दे हैं वो उठा नहीं रहे, तो आप इस राजनीति में आपका क्या योगदान रहेगा इसको चेंज करने में? देखो, वर्तमान आपका जो सवाल है वो इसी को मैं दोहरा दूं कि वर्तमान जो परिस्थितियां बनी हुई है, बेरोजगारी को नज़रअंदाज किया जा रहा है, भुखमरी को नज़रअंदाज किया जा रहा है, कुपोषण को नज़रअंदाज किया जा रहा है, निजीकरण जो बढ़ रहा है, सरकारी सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है, उसको नज़रअंदाज करते हुए धर्म की राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर पहल किया है, धर्म एक आस्था है, उसको मानना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बाकी सारे पहलुओं को साइड में रख के ओनली धर्म पे राजनीति करते हो, ये देश के लिए, इस क्षेत्र के लिए और देश में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के लिए घातक है। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। तो हमारा जो रहेगा कि हम लोग एजुकेशन पे काम करें, संवैधानिक जो प्रावधान है वो धरातल पे लागू हो। सबसे बड़ी दुखद बात है कि आज संविधान 1950 में लागू हो, लेकिन आज तक यहाँ शेड्यूल एरिया के प्रावधान लागू नहीं हो पाए। ये आदिवासी समाज के लिए और क्षेत्र में रहने वाले सभी वर्गों के लिए एक दुखद बात है। हम लोग काम करेंगे कि शेड्यूल 5 का जो प्रावधान है वो लागू हो, रिजर्वेशन पॉलिसी परफेक्ट लागू हो, और यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो। जो बजट बन रहा है, जैसे कि आज सांसद बनता हूँ, मेरा जो बजट है उसका लगभग 75% बजट एजुकेशन पे और स्वास्थ्य पे लगे। इन लोगों ने इस पे काम नहीं किया, एजुकेशन स्वास्थ्य पे बिल्कुल काम नहीं किया। उन लोगों ने सिर्फ धर्म पे काम करने का काम कर रहे हैं, और पैसा जो था, जो विकास फंड आया, उस विकास फंड को भ्रष्टाचार के बलि चढ़ाया गया है। मतलब काम किया ही नहीं और पैसा उठा लिया गया, इसलिए काफी इस क्षेत्र में भौतिक विकास नहीं हो पाया है। आपने अपने भाषणों में ये भी बात करते हैं, जल जंगल जमीन की बात करते हैं। आपने कुछ प्रोजेक्ट्स का नाम भी बताया कि ये प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, हो सकता है कि लोगों का यहाँ से विस्थापन हो। उसके बारे में आप बताइए थोड़ा। देखो, आदिवासी जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से बहुत प्यार करता है। लेकिन जिस तरह से उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए भाजपा बड़े पहाड़ी इलाका है, फॉरेस्ट इलाका है, उसको उद्योगपतियों को लीज पे देने का काम कर रही है। जैसे कि हम हसदेव का उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पर भी हमारा जो टाइगर प्रोजेक्ट ला रहे हैं, ये ट्राइबल जितना जो इलाका है उसमें टाइगर प्रोजेक्ट ला रहे हैं। अब उस इलाके में आपने देखा होगा, कल मकान बने हुए, खेतीबाड़ी करके रहने, लेकिन उनको जमीन का पट्टा नहीं है और गवर्नमेंट उसको अनलीगल मान रही है। अब वो परिवार आज़ादी से पहले उस जमीन पे रह रहा है, आज तक उसको पट्टा नहीं दिया गया, जमीन का हक नहीं दिया। गवर्नमेंट की लापरवाही है, वो तो गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। अब उन परिवारों को उठाने का काम करेगी गवर्नमेंट। तो लोगों में आक्रोश है। दूसरा, ये जो नेशनल हाईवे जा रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, विकास डेवलप होना चाहिए, लेकिन अभी कह रहे हैं 1 किलोमीटर की रेंज में, 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर, किसी भी जमीन जो बैठा हुआ है उसको जमीन अलॉटमेंट नहीं होगी। तो इससे ट्राइबल को नुकसान है। ट्राइबल का जो फॉरेस्ट में बैठा हुआ है, बिलाना चारागाह में बैठा हुआ है, उस पे ये लोग अतिक्रमण मान के उसको हटाने का। नगरपालिका इलाका के अंदर हम देखते हैं आसपास ये नगरपालिका इलाका, अब ट्राइबल बैठा हुआ है, 100-150 साल से बैठा हुआ, लेकिन जमीन का पट्टा नहीं है। तो ये हमारी जो लड़ाई है, जल जंगल जमीन की लड़ाई। जल है तो अनुपातिक संख्या में आसपास के लोगों को, जिस लोगों को विस्थापित किया गया है, आसपास के लोगों को पहले जल मिलना चाहिए। अब देखा होगा, माही डैम बना हुआ, आसपास के लोगों को आज भी पानी नहीं मिल रहा है। करना मिला हुआ, करना से गुजरात जा रहा है, लेकिन आसपास के लोगों को पानी नहीं मिल रहा, वो पानी के लिए तरस रहा है। जंगल से प्यार करता है, जंगल को गवर्नमेंट आज बीजेपी का इनको उजाड़ रही है सब जगह देखा जाए। तो इसलिए हम लोग जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोग लड़ेंगे। और ये जल जंगल जमीन बचेगा तो कहीं ना कहीं हमारा समाज भी बचेगा, अन्य समाज भी बचेगा, और जो हम पर्यावरण की बात करते हैं वो लोग भी, मतलब पर्यावरण भी अच्छा रहेगा हमारे देश में। आप 84 से 2 टाइम MLA रहे हैं, अभी
दूसरी बार आप 2023 में चुनाव में चुन के आए हैं। आप जब एमएलए थे और अभी भी हैं, तो उसमें आपने क्या क्या लोगों के मुद्दे उठाए असेंबली में, जल जंगल ज़मीन से जुड़े मैंने हैं? मेरे पिछले 5 साल के जो समय रहा उसके अंदर मैंने फॉरेस्ट इलाके में हमारे जो लोग बैठे हुए थे उनको पट्टा दिलाने का मेरी पहली प्राथमिकता रही। एजुकेशन सिस्टम को लेके, जैसे कि एजुकेशन के लिए भौतिक सुविधा नहीं, अध्यापक नहीं, और यहाँ पर जो भर्तियाँ ठप हो चुकी थी उसको लेके हमने प्रयास किया। रिजर्वेशन पॉलिसी जो है, रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू कराने के लिए हमने स्टेट लेवल की जो पॉलिसी थी उसमें प्रयास किया और कुछ हद तक हम सफल रहे। इन बिंदुओं पे काम किया। बाकी यूथ के अंदर जो हमने, खेल के अंदर हमने अच्छा प्रयास किया कि लोग यूथ खेल के अंदर आए और आगे बढ़े। इस प्रकार से हमने, जैसे कि बाकी सड़क है, पानी है, उस चीज़ों पे तो हमने काम किया ही। बड़ा जो प्रोजेक्ट था करना वाला, उस प्रोजेक्ट पे हमने काम किया और इसकी सैंक्शन दिलाई। लेकिन जैसे भाजपा गवर्नमेंट है, इसको वर्क ऑर्डर रोक रखा है। मतलब वो एक तरफ तो कह रहे हैं विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास में बाधक बनने का काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन की बात करें, 2023 का उन्होंने टारगेट रखा था। आज आप देख रहे, कोई जल जीवन मिशन कुछ काम नहीं हुआ है। हम लोगों ने जो सैंक्शन करा था उस प्रोजेक्टों को भी वो लोग रोक के बैठे हुए। तो इन बिंदुओं पे हमने काम किया है। लेकिन भाजपा जैसे अब राजस्थान में आई, तो जो हमने सैंक्शन करा रखे थे उनके सारे वर्क ऑर्डर पे उन्होंने बैन लगा रखा है। भाजपा के जो कैंडिडेट है महेंद्रजीत मालवीय जी, ये कद्दावर नेता हैं आपके यहाँ एरिया के, और आई थिंक 4 टाइम एमएलए भी रह चुके हैं और एमपी भी रह चुके हैं। ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए, उनको चैलेंज करना और यहाँ पे जीत पाना? देखो, पब्लिक से बड़ा कोई नेता नहीं होता है। पब्लिक नेता को, कल मैं जो बता रहा था, जीरो से हीरो बनाती है, हीरो से जीरो बनाती है। आपने कहा कद्दावर नेता, बिल्कुल कद्दावर नेता थे, बिल्कुल कद्दावर नेता थे। लेकिन जिस तरह से लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके धोखा देके चले गए, तो वो कहते कद्दावर नेता, गद्दावर नेता टाइप का वर्ड यूज कर रहे हैं लोग कि कद्दावर नेता की जगह गद्दावर, मतलब गद्दावर नेता बन गए, इस टाइप से लोग यूज कर रहे हैं, मतलब कमेंट कर रहे हैं लोग। तो वो थे जरूर, लेकिन आज नहीं है। वो बिल्कुल बैकफुट पे आ चुके हैं। लोगों को डरा धमका के, लड़ाई झगड़ा करके, कर्मचारियों को प्रेशर बना रहे हैं, एपीओ करा रहे हैं। जहाँ पर हमारी सभा है, हमारे आसपास का कर्मचारी है, उसको एपीओ करा रहे हैं। इस तरह से वो गंदी राजनीतिक पे आ गए। एक आपने सुना होगा, मेरे नाम से सेम नाम से, और शायद इंडिया में कहीं आपको ये चीज़ें नहीं मिली होगी, मेरे सेम नाम से राजकुमार लड़के ढूंढे और सेम नाम से मेरे आवेदन करवाए, इसलिए कि लोग वोट डिवाइडेशन हो जाए। मेरी सेम शकल टाइप के फेटा बनवा के मेरे सेम, ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए फोटो को देख के, ये है कि ये है। इस तरह से उन्होंने महेंद्रजीत मालवीय जी ने ये पॉलिसी के लिए कि मेरे सेम नाम के 2 नाम डलवाए। ये गंदी राजनीति है और उससे सिद्ध होता है कि वो बैकफुट पे आ चुके हैं। आप उनको गद्दावर नेता क्यों बोल रहे हैं? मतलब पब्लिक कह रही है कि कद्दावर की जगह गद्दावर हो गए। मतलब कहीं ना कहीं धोखा दिया लोगों को, पब्लिक के साथ भावना के साथ खिलवाड़ किया, कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ धोखा दिया है। और रिजर्वेशन पॉलिसी थी 2013 के अंदर, उन्होंने जो लागू कराई, इससे यहाँ के ट्राइबल ST के बच्चों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और इससे बच्चों में, युवाओं में आक्रोश है, क्योंकि उन्होंने सीधा सा कहते हैं लोग कि आरक्षण बेचने का काम किया है। मेरे अंतिम 2 क्वेश्चन है। पहले, आप भारतीय ट्राइबल पार्टी में थे, उसके बाद 2023 में बाप बना है। भारतीय ट्राइबल पार्टी से बाप में क्यों आए और बाप के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किन किन मुद्दों पे वो काम करना चाहती हैं? देखो, हमारा जो आइडियोलॉजी यहाँ पर इस क्षेत्र में पहले से ही काम कर रही थी। हम 2018 के अंदर चुनाव लड़ने के थे, तो उस समय हमारा पार्टी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा था। लेकिन पार्टी रजिस्ट्रेशन का जैसे प्रोसेस चल रहा था, प्रोसेस हो नहीं पाया, इसलिए हम भारत ट्राइबल पार्टी गुजरात से बैंडेड लाए। हम लोग चुनाव लड़े, वो भी पार्टी थी, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे हमको भनक लगी कि वहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश भाई थे वो बीजेपी के टच में थे, और हमें लगा कि नहीं, बीजेपी के टच में है, तो हम लोगों को लगा कि हमारा अलग से संगठन बना ले। हमारी टीम पूरी डाइवर्ट हुई, हमारी विचारधारा वही रही। तो जैसे हमको लगा, हमने अधीर हुए, और आपने देखते होंगे महेश भाई वसावा बीजेपी में चले गए आज। इसलिए हम समय से पहले हम सचेत हो गए और हमने हमारी पार्टी बना ली, और लोग हमारे साथ है सारे। लेकिन बाप और बीटीपी के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए, वो ऑब्जेक्टिव सेम है? आपको क्या क्या करना है ट्राइबल कम्युनिटीज़? जैसे कि बीटीपी का जो बताया, बीटीपी का जो आइडियोलॉजी था, वो यहाँ पर कोई विशेष आइडियोलॉजी का फर्क नहीं पड़ा। हमारी जो आइडियोलॉजी पहले से चल रही थी, शेड्यूल 5 के प्रावधान, जल जंगल जमीन की लड़ाई, संवैधानिक जो प्रावधान है, रिजर्वेशन पॉलिसी है, गरीब को न्याय मिलना चाहिए, एजुकेशन पे काम करना चाहिए, वही आइडियोलॉजी आज हमारी काम कर रही है। बीटीपी की आइडियोलॉजी इस इलाके में काम किया ही नहीं। हमारी पहले से ऑलरेडी आइडियोलॉजी चल रही थी। आपने कल भाषण में बोला कि जनता के पास चाबी है आपको पार्लियामेंट भेजने की, और आप जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनके मुद्दे उठाएंगे वहाँ पे। आप अगर MP बनते हैं, आप जीतते हैं, तो आप किन किन चीज़ों पे फोकस करेंगे और कौन कौन चीज़ें आप पार्लियामेंट में उठाएंगे? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी एजुकेशन, कि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। उसको बेहतर बनाने की सेकंड प्रायोरिटी रहेगी बेरोजगारी। जो बेरोजगारी बढ़ रही है, BA-BEd वाला बच्चा ग्रेजुएशन बेटा गुजरात मजदूरी के लिए जाने के लिए पलायन जो हो रहा है, आपने कई गाँव ऐसे देखे होंगे जो आधा पूरा गाँव के गाँव, मतलब 50-70% गाँव के लोग पलायन हो जाते, घर का दरवाजा बंद करके, बच्चे सब लेके।
वो हमारा भविष्य खत्म हो रहा है। छोटे बच्चे भी साथ में जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए, या छोटा बच्चा साथ में रह के काम कर रहा है वहाँ। तो हमारी पहली प्राथमिकता यहाँ पर सिंचाई के लिए कड़ाना माही जो प्रोजेक्ट है उसको हम जितने जो तालाब है, जितने जो नहरें हैं, उन सारे नहरें और तालाब और नदियों को रोटेट कराने का काम करेंगे हम लोग, ताकि कृषि अच्छी बेहतर हो सके, तो गुजरात जो पलायन हो रहा है वो रुकेगा। इनमें पहली प्राथमिकता रहेगी मेरा। और सेकंड रहेगा रिजर्वेशन पॉलिसी, और शेड्यूल 5 के जो प्रावधान है वो पूरे देश में लागू हो। यहाँ पे अभी रिजर्वेशन 50% है, जो तीन जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 50 से कितना आगे बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं? 40%, 45% है, लेकिन 45% में भी इस तरह से प्रावधान कर रखा है कि हमको 40 या 35% के आसपास ही मिल पा रहा है। मतलब काफ़ी अशुद्धियाँ हैं, मतलब पूरा ब्रह्मजाल फैला रखा है, उसको क्लियर करने में हमको काफ़ी समय लगेगा। और हम तो एक ही चाहेंगे, संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुरूप यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी लागू। हम नया कोई नहीं चाह रहे हैं, संविधान के अंदर जो प्रावधान दे रखा है उसी को लागू किया जाए बस। लास्ट क्वेश्चन है कि लोगों का ये भी कहना है कि बाप के अगर एक एमपी को भेजेंगे तो एक एमपी वहाँ पे जाके क्या करेगा, हमारा वोट भी वेस्ट होगा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, आज तक यहाँ पर जो एमपी चुन के गए, पब्लिक को भी पता है कि इस क्षेत्र की एक सिंगल बात देश की संसद के अंदर नहीं बोले। यहाँ पर एक भी अच्छा प्रोजेक्ट, यहाँ जनता के हित में, भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक भी प्रोजेक्ट वो लोग नहीं लाए। भ्रष्टाचार किया है। मैं आपको कहता हूँ कि उन्होंने जो किया है वो मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं बेस्ट करूँगा। उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने जाके मुंह बन रखा है वहाँ जाके, पब्लिक कहती है वो जाके समोसा कचौरी खा के वापस आते हैं। उन्होंने जो किया वो मैं नहीं करूँगा। यहाँ पर जितने जो समस्या है, पॉलिसी मेकर बनता है वो, सांसद की जिम्मेदारी है पॉलिसी बनाना। पॉलिसी बन रही है उसमें अपना योगदान देना। तो गवर्नमेंट किसी की भी बने, लेकिन इस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, इस क्षेत्र का जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम पॉलिसी के अंदर डलवाएंगे जो भी चीज़ होगी, और बेस्ट से बेस्ट काम करेंगे। और वो जनता विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा में देख चुकी है पिछली बार, इसलिए मुझे 70,000 वोटों की लीड मिली है। और अवश्य जो पॉलिटिकली लोग हैं, विरोध वाले लोग हैं, वो लोग इस तरह से कहते हैं, लेकिन आम पब्लिक को पता है कि आदमी बंदा अच्छा काम करेगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply log on to newslaundry.com/2024 election fund and choose an amount of your choice for the reports of your choice.